क्लास के बाद छंद के इस टॉपिक को जीवन भर के लिए याद रख पाएंगे बहुत सरल तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं छंद के विषय में कि मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथार्थ हो तो यथा है। जीवन में कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, आधी सफलता आपको वहीं मिल गई। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं ऋषि द्विवेदी और आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है छंद। हमने इसके पहले अलंकार पढ़ा है। काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं, रस, छंद और अलंकार। ये आपके पद्य की व्याख्या के बाद भी काव्य सौंदर्य के तत्व पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में प्रश्न भी आता है। कैसा प्रश्न आता है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही छंद क्या होता है, छंद के प्रकार कितने हैं जो आपकी परीक्षाओं के अनुसार महत्वपूर्ण है, और उनके अन्य अंग क्या हैं जिन्हें हम अवयव कहते हैं। सभी प्रकार को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। आप आज की क्लास के बाद छंद के इस टॉपिक को जीवन भर के लिए याद रख पाएंगे बहुत सरल तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं छंद के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। अक्सर आप जब व्याख्या लिखते हैं तो आप देखते हैं कि आप कहा जाता है, वहां पर लिखा रहता है कि उसका काव्य सौंदर्य बताइए, कविता का सौंदर्य बताइए। तो कविता के सौंदर्य के अंतर्गत आप भाषा बताते हैं, भाषा शैली आदि बताते हैं, लेखन शैली बताते हैं, और जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु बताते हैं वे हैं रस, अलंकार और छंद। आज हम छंदों पर बात करेंगे। अलंकार पर हम बात कर चुके हैं और आपको पता है कि अगली क्लास किसकी होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से छंद का महत्व। छंद क्या है जानने से पहले छंद का महत्व जानना आवश्यक है। अब देखिए, आपके कथा संग्रह में, कथा साहित्य में 4 कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी है पंचलाइट। आइए पंचलाइट कहानी का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ते हैं। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था क्योंकि गोधन रोज मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाया करता था। सलम सलम हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, ठीक है। परंतु आज गोधन की आवश्यकता महतो टोली के लोगों को पड़ गई। इसी आवश्यकता को जानते हुए मुनरी ने अपनी सहेली कनेली द्वारा सरदार तक यह सूचना पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। इसको पढ़ते हुए आप समझ पाए होंगे कि मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं, इसमें कोई छंद नहीं है, गद्य में छंद नहीं होता। लेकिन अब जब आप गद्य पढ़ते हैं तब आप समझ पाते हैं काव्य पढ़ने के दौरान छंद क्या होता है। अब आइए छंदबद्ध एक रचना पढ़ते हैं। एक रचना जो कि आपके ही सिलेबस में प्रेम माधुरी की है, जिसे लिखा है प्यारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अब इसको पढ़ते हैं। इसको जब मैं पढ़ रहा होऊंगा तो आप जब इसको सुनेंगे तो आप एक लय इसमें देखेंगे, एक ठहराव देखेंगे, एक विस्तार देखेंगे, एक बंधन देखेंगे, जिसमें उसी बंधन में ये चारों लाइनें पढ़ी जाएंगी। जैसे मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथार्थ हो तो यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। अब इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के दौरान आपने एक लय देखी, एक ठहराव देखा, एक विस्तार देखा, कविता समझ पाए आप। यही कविता जो थी, यही जो आनंद था आपको मिला, जो इसमें रूखापन था और जिस रूखेपन को इस 4 लाइनों ने दूर किया कि मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथार्थ हो तो यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरु भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है।
ये जो इसमें छंद है, जो इसका बंधन है, यही बंधन इसकी सुंदरता है और इसी को छंद कहते हैं। तो अब आइए, हमने एक स्तर तक छंद को समझ लिया है, अब हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। क्या है परिभाषा? कि छंद का सामान्य अर्थ है बंधन। कैसा बंधन? रस्सी वाला नहीं कि किसी को पकड़ के लाए, बांध दिए पैर हाथ, उसका सरवर और कह दिया कि भैया तुम छंद में बंध गए हो, ऐसा नहीं। मात्रा, तुक, लय, विराम और वर्ण आदि के नियमों से बंधी रचना को छंद कहते हैं। मात्रा क्या है, तुक क्या है, लय क्या है, विराम क्या है, विस्तार से बताऊंगा आपको, और ऐसा बताऊंगा कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। अब इससे और सरल परिभाषा देखिए, परिभाषाओं की व्यवस्था क्या होती है, हम जितना सरल कर पाए करते जाएं। जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था से लयात्मकता बनती है, मैंने लयात्मकता बताई आपको, मुनरी वाली कहानी बताई, कोई लय नहीं थी। इसमें क्या है? मार्ग प्रेमु को समुझे, एक लय है, ठीक है। गति की एक विशेष व्यवस्था निर्मित होती है। अब मैंने ऐसे नहीं पढ़ दिया कि मार्ग प्रेम को समझे हरचंद हाथ होते था, ये कितना तेज हो गया। मैंने एक लय, एक गति में पढ़ा। गति क्या क्या अर्थ है? वही अर्थ है जो फिजिक्स में होता है स्पीड का, कौन तेज है कौन धीमा है। धीरे धीरे से पढ़ रहा हूं ना कि मार्ग प्रेमु को समुझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है। एक लय है, एक गति है, इसमें एक आराम से पढ़ा जा रहा है और उस पढ़ने का एक विराम है। हम आए पहले मार्ग प्रेमु को समुझे, यहां रुके, फिर हरिचंद यथारथ हो तो यथा है। तो हमने जो पहली जगह पर रुके हम शुरू से अंत तक, वो एक चरण हुआ, जहां रुके वह विराम हुआ, और जिस स्पीड में पढ़ा वह गति हुई, जिस लय से उतार चढ़ाव से पढ़ा वह लय हुआ, लयात्मकता हुई। ठीक है, वैसे हम विस्तार में समझेंगे, लेकिन कितनी आसानी से हम उदाहरणों के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं। तो गति की एक विशेष व्यवस्था निर्मित होती है, उसे छंद कहते हैं। छंदों की रचना और गुण अवगुण के अध्ययन को छंद शास्त्र कहते हैं। हमारे यहाँ हर चीज के शास्त्र हैं। हमारे विद्वान लोग जो हमारे पूर्वज होते थे, वो कोई विशेष टॉपिक पकड़ लेते थे, उस पर कुछ लिख डालते थे तो उसको शास्त्र कह देते थे। जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, नृत्य की जितनी भी कलाएं हैं उन पर विस्तार से विवेचन करते हुए नाट्य शास्त्र लिखा। उन्होंने जितने अंग उपांग हो सकते थे, जितने रस हो सकते थे, जितनी मुद्राएं हो सकती थी, सबका वर्णन उसमें किया, उसे नाट्य शास्त्र कहा गया। अब एक और विद्वान हुए, नाम हुआ पिंगल ऋषि। उन्होंने छंदों की बात कर दी, कविता को या साहित्य को, शब्दों को बंधन में बांधा और कहा कि ये लय है, ये गति है, ये विराम है, ये मात्रा है, ये शब्द है, ये वर्ण है। इनके आधार पर एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के प्रवाह को नाम दिया छंद, और उस छंद की पुस्तक को नाम दिया छंद शास्त्र। नाम था पिंगल ऋषि, तो छंद शास्त्र का नाम पिंगल शास्त्र भी पड़ गया। तो दो ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो गए, परीक्षा में आ जाए कि छंद शास्त्र की रचना किसने की, तो पिंगल ऋषि ने की। पिंगल ऋषि ने किस ग्रंथ की रचना की, तो छंद शास्त्र की रचना की। छंद शास्त्र का अन्य नाम क्या है, पिंगल शास्त्र है। पिंगल शास्त्र का अन्य नाम क्या है, छंद शास्त्र है। हो गया, ऐसे ही तो ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और आपका बनता है, छंद का सामान्य अर्थ क्या है या छंद का अर्थ क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां पर आपको बंधन लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, छंद के अंग कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने एक प्रवाह में पढ़ा, तो वो प्रवाह गति थी, मैं रुका, विराम था। जो एक लाइन मैंने पढ़ी वो चरण था, मैंने फिर से प्रवाह को स्टार्ट किया। तो गति, लय, विराम, चरण, ये सब क्या है? यही तो छंद के अंग हैं। जैसे एक मनुष्य है, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हृदय, हृदय के 4 भाग, हाथ, कान, नाक, आंख, कोशिका, पता नहीं क्या क्या। एक शरीर को बनाने में कितने अंग लगते हैं, उसी प्रकार हर चीज को बनाने में अंग लगते हैं। आप एक कुर्सी बना रहे हो तो कुर्सी के 4 पैर लगते हैं। ऐसे ही जो भी इस दुनिया में जब भी आप कुछ निर्मित करते हैं तो उस निर्मिति में कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, कुछ तैयारियां बनानी पड़ती हैं, और उन तैयारियों के उस विशेष विभाग को अंग कह देते हैं। जैसे छंद शास्त्र में छंद के जो 7 अंग हैं वे कौन से हैं? वर्ण। वर्ण क्या है? मैंने आपको जब वर्ण विचार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जिन्हें हम स्वर कहते हैं, या जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं, या जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं,
वही वर्ण है, वही तो वर्ण है। अब यहां कैसे प्रयोग होगा हम आगे विस्तार से बात करेंगे। मात्रा क्या है, जो ही छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ की जो मात्रा रहती है वही मात्रा। अब उसमें छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, छोटा की मात्रा को छोटी कहेंगे, बड़ा की बड़ी कहेंगे, उसको तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यति और विराम क्या है, यति और विराम एक ही मतलब विराम का अर्थ यति होता है, यति का अर्थ विराम। विराम का अर्थ रुकना। मैंने आपको बताया था कि मार्ग प्रेम को समुझे, मैं रुका यहां पे, ये विराम है, ठीक है। गति क्या है, गति ये है कि जो मैं इतनी तेजी से पढ़ा कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होते था, आपको नहीं मजा आया। लेकिन जब मैंने इस तरह पढ़ा कि मार्ग प्रेम को समझे, तो एक विशेष गति मैंने पकड़ी और उसी गति को छंद की गति कहते हैं। चरण और पद क्या है, अब देखिए मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है। तो यहां पर अगर स्पष्ट रूप से विराम को ध्यान में रखते हुए आप देखें तो दो लाइनें आपको मिली, मार्ग प्रेम को समझे रुकना, हरिचंद यथार्थ होत यथा है, फिर आगे पढ़ना, फिर यहां रुकना। तो जब एक वर्ड से हम पढ़ना शुरू करें और रुकें, उसके बीच की जो एक लाइन है ना उसे चरण या पद कहते हैं। तो अगर इस पंक्ति से मैं पूछूं कितने चरण है तो आप कहेंगे 2 चरण है, ठीक। तुक क्या है, तुक मैंने क्या क्या, मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनामी होने की सारी कथा है। पहले में यथा है, दूसरे में कथा है, ठीक है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन व्यथा है। यथा कथा है, यथा है, व्यथा है, देख रहे हैं एक सीक्वेंस आ रहा है, एक जैसे शब्दों का प्रयोग आ रहा है, इसी को तुक कहते हैं। गण क्या है, गण 8 प्रकार के होते हैं। हम संस्कृत में जब छंद पढ़ते हैं या माता राजभान सलगा तो उसके आधार पर यगण मगण तगण होते हैं, जो मैं आपको बता दूंगा, वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अंगों में है तो एक दृष्टि डाल लेने में क्या जाता है। व्यवस्थाओं को, किसी घर को अगर देखना है आपको तो व्यवस्थित रूप से देखिए तो बहुत मजा आता है। कोई कमरा आपके काम का नहीं वो भी देख लीजिए, जरूरत पड़ जाती है कभी कभी भाई। तो आइए, ये 7 अंग हैं, हमने परिभाषा समझ ली, छंद किसे कहते हैं। तो छंद की सामान्य परिभाषा आप कह सकते हैं, छंद की सामान्य परिभाषा आप इसे बता सकते हैं कि जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था से लयात्मकता और गति की एक विशेष व्यवस्था निर्मित होती है उसे छंद कहते हैं। और उसके बाद 7 अंग, पहले वर्ण पर चलते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब देखिए ध्वनि कहां से आती है, हमने जाना कि जब हम बोलते हैं, जब हम आवाज निकालते हैं तो उससे ध्वनि आती है। जिन बच्चों ने वर्ण विचार वाला क्लास करी होगी वे ठीक से जानते होंगे, नहीं तो आपको सेक्शन में वीडियोस के सेक्शन में वर्ण विचार वाली क्लास मिल जाएगी, आप देख लेंगे तो आप बहुत ठीक से समझ जाएंगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप बोलते हैं तो चाहे चाहे कोई वाक्य बोले, वाक्य में स्वर का ही प्रयोग होता है। यदि आप व्यंजन शब्द भी बोलते हैं, जैसे मैंने बोला क, तो मैं जब क बोलता हूं तो क के साथ अ छिपा हुआ है, ठीक है। बिना अ के मैं क का उच्चारण नहीं कर सकता। यानी ध्वनियां जो हैं, छंद में तो ध्वनियों का प्रयोग है, तो जो ध्वनियां हैं वे स्वर होती हैं, सारी ध्वनियां स्वर होती हैं। तो हम यहां स्वर वर्णों के बारे में बात करेंगे, यानी जिन ध्वनियों में स्वर होता है उसे वर्ण कहते हैं, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी। अब इसमें भी छोटा और बड़ा, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, तो उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है, छोटा छोटी छोटाऊ, जितने छोट भाई हैं वह सब एक ओर, जितना बड़ा भाई है वह सब एक ओर। छोटा ह्रस्व में छोटे भाई आ जाएंगे, छोटा छोटी छोटाऊ। दीर्घ स्वर में वे बड़े लोग आ जाएंगे जो घर के बड़े हैं, बड़ा बड़ी बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अब एक बात और आपको समझनी है, छंद में ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। बहुत सामान्य सी बात है, आप एक बार समझ लीजिए। ये थोड़ी सी जानकारियां हैं जिनको जानना आवश्यक है। आगे मैं जब आपको मात्रा गणना बताऊंगा तब इसकी आवश्यकता का महत्व पता चलेगा आपको, मतलब इसका महत्व, इसकी आवश्यकता पता चलेगी आपको कि वर्ण की आवश्यकता क्यों है। तो हमने जाना वर्ण यानी स्वर वर्ण, बोलने में कौन से वर्ण काम आते हैं, स्वर वर्ण ना, उन्हीं को स्वर होता है, आवाज होती है, ध्वनि होती है। 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व में आ ई उ और दीर्घ में बड़ा बड़ी बड़ी बड़ाऊ ए ऐ ओ औ, ठीक। हम आगे चलते हैं। मात्रा, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समयावधि, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में, वर्ण या ध्वनि एक ही चीज है, भाषा की सबसे, ये इसीलिए मैं कहता हूं क्लास बहुत ध्यान से किया करो आप और सारी क्लास किया करो। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है,
भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, ठीक है, वर्ण होती है और ध्वनि भी होती है, यानी वर्ण और ध्वनि एक ही चीज है। मैंने बोला अ, ये ध्वनि हो गई। अब अ को लिखूंगा कैसे? इस तरह, तो ये अवर्ण हो गया, बोली जाने वाली ध्वनि, लिखा जाने वाला वर्ण, यही तो है। तो किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समय अवधि लगती है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा का क्या अर्थ होता है? अगर आप फिजिक्स की भाषा में बात करें तो मात्रा आप कहेंगे कि क्वांटिटी, क्वांटिटी किसी चीज का ज्यादा या कम होना। भाषा में भी वही रूल है। शब्द को यदि आप बिल्कुल किसी भी शब्द को यदि आप अंतिम मूल बिंदु तक समझेंगे तो सबका एक ही जैसा अर्थ होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा मात्रा, तो मैंने कहा छोटा आ के लिए मैंने कहा अ, अब मुझे बड़ा कहना तो मैं कहूंगा आ। तो अब छोटा आ कहने में कम समय लग रहा है, बड़ा आ कहने में ज्यादा समय लग रहा है, यानी छोटा आ कहने में मैं कम मात्रा, समय की कम मात्रा इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़ा कहने में मात्रा ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं। तो जिस ध्वनि के उच्चारण में समय ज्यादा लगता है वह बड़ी मात्रा, जिस ध्वनि के उच्चारण में समय कम लगेगा वह छोटी मात्रा, ठीक है। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इन ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगेगा और इन दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। तो ये छोटी मात्रा यानी लघु हो जाएंगे, जो कि मैं यहां बता चुका हूं, और ये बड़ी मात्रा यानी दीर्घ हो जाएंगे। एक बात और स्पष्ट जान लीजिए, छंद में जब मात्रा गणना करते हैं तो लघु के लिए एक डंडी खींचते हैं और दीर्घ के लिए यस जैसा एक निशान बनाते हैं। यहां पर देखिए मैंने बना दिया है, लघु मात्रा का चिन्ह ये है और दीर्घ मात्रा का चिन्ह ये है। तो वर्ण हो गया और हो गई मात्रा। अब हम चलते हैं कहां? तीसरे बिंदु पर, यत या विराम, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। रुकना, कहां रुकना है, क्योंकि बहुत आवश्यक होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं कोई छंद और उस छंद को में रुकना मुझे नहीं आता, तो मैं तो भैया 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ा दूं। कविता थोड़ी ना 100 की स्पीड से दौड़ाई जाती है। आप कभी कहानी पढ़ सकते हो कि एक राजा था, वो जंगल में रहता था, उसका एक महल था, उसकी एक रानी थी, 2 बच्चे थे, 2 घोड़े थे, 2 हाथी थे, एक जंगल था, 4 बीघे खेत थे, कुछ भी बता दो, कहानी में चल जाएगा। लेकिन जब आप कविता पढ़ोगे तो आपको श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। इसमें रुकना पड़ेगा आपको। श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां रुकेंगे। अगर एक लाइन पढ़ जाएंगे मजा ही नहीं आएगा। तो छंद में रुकना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पढ़ाई में कहा नहीं जाता कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, ये जानना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप अपने जीवन में इस बात का निर्धारण कर ले गए, यह समझ गए कि आपको जीवन में कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, तो आधी सफलता आपको वहीं मिल गई। आधे लोग इसी में परेशान हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना यही नहीं पता, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना यही नहीं पता। आपको एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए कुछ व्यवस्थाओं को समझना पड़ता है। वह आप नहीं समझेंगे तो आपका जीवन ऐसे विशृंखल यानी बिखरा हुआ रहेगा। आपको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, तो आप 12th का सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लेंगे? या कोई तैयारी आप कर रहे हो यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, आप सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लोगे जब सिलेबस ही नहीं पता होगा? और सिलेबस पता होना क्या है? कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना, यही तो सिलेबस पता होना हुआ। और ये पता चल गया, आधी तैयारी खत्म हो गई। वही बात यहां है, कहां रुकना है कहां नहीं रुकना है, ये बात आपको पता चल गई तो आपके छंद की आधी परेशानी समाप्त हो गई। क्योंकि छंद का जो लय है वो मात्रा ही तो निर्धारित कर रही है, और एक बार मात्रा आपके समझ में आ गई अर्थात छंद समझ में आ गया। तो आइए, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। ठहरना मतलब रुकना पड़ता है। इस ठहरने को यत या विराम कहते हैं। जैसे आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, यह लाइन कब की है? यह लाइन उस समय की है जब सीता के स्वयंवर में भगवान राम पहुंचे हैं। किसके साथ? विश्वामित्र के। लिखते हैं, नृपन केरी आशा नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। आपने पढ़ा, नृपन केरी आशा निस नासी, यहां रुके आप, मात्रा लगी, रुके आप। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, यहां रुके आप। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। सकुचाने पे रुके, लुकाने पे रुके। तो ये जो एक लाइन पढ़ने के बाद आप रुके,
ये आपका विराम था। और जो ये एक लाइन एक बार में आपने पढ़ी, ये आपका चरण था। ठीक है। और जो आपने छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी एक अलग लय होती है। जैसे मैं आपको 3 लय बताता हूं। मैंने अभी एक गीत पढ़ा था, ध्यान समझिएगा इस बात को। इसमें लिखा है कि गति, गति क्या है? छंद को पढ़ने की एक लय और गति होती है, और प्रत्येक छंद की अलग गति होती है। मैं 3 छंद आपके सामने पढ़ता हूं, एक संस्कृत का छंद भी शामिल कर लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, एक लय ये होगी। और मैंने इसको पढ़ा कि नृपन केरी आसान सिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी, ये चौपाई हो गई, पहला वाला दोहा था। फिर मैं एक गीत का मुक्तक का छंद पढ़ रहा था जो शुरू में कि मार्ग प्रेमु को समुझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है, ये ब्रज का बहुत प्यारा छंद है। अब जैसे संस्कृत का एक छंद मैं पढ़ दूं कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, एक लय है ना। तो हर छंद का एक अलग लय होता है, लेकिन वो लय महत्वपूर्ण है, तभी छंद बनेगा। क्योंकि छंद किसी भी कविता को उस लय में बांधा गया है, तभी तो उसकी खूबसूरती है। आप जब तैयार होते हो, आप अपने आप को सूट बूट में तैयार करते हो, बिल्कुल टाई वाई लगाते हो, जूता उता पहनते हो, या बढ़िया कुर्ता पहनते हो, धोती पहनते हो, बढ़िया जूते पहनते हो, तो आप अच्छे लगते हो। तो वो जो अच्छा लगना है, जो आपका वस्त्र विन्यास है, वो एक व्यवस्थित संरचना के आधार पर है ना। आपके शरीर को देखते हुए उसे बनाया गया है। यदि आपके शरीर को देखते हुए नहीं बनाया जाएगा तो फट जाएगा, या बड़ा हो जाएगा, झोला हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने पर्दा लपेट रखा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए छंद की गति बनाई जाती है। मैंने 3-4 छंद आपके पास सामने पढ़कर सुनाए कि हर छंद की लय अलग अलग होती है। आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे इसको। ठीक है। चरण पद क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया चरण और पद क्या है। चरण और पद एक ही चीज है, लेकिन जो एक विराम से पहले एक बार में पढ़ा जाने वाला जो पूरा पद है, वही चरण कहलाता है। छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। एक छंद में कम से कम 4 चरण होंगे, और चरण को पद भी कहते हैं। वो तो सामान्य सी बात है, मैंने आपको बताई है। अब एक दोहा लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। तो मैंने कहा मेरी भव बाधा हरो, यहां पर हम रुके। राधा नागर सोई, यहां रुके। जातन की झाई पर, यहां रुके। श्याम हरित दुति होय, यहां रुके। तो अब देखिए, ये विराम, ये विराम, ये विराम, ये विराम और ये विराम। मैंने आपको क्या बताया कि एक पंक्ति जब आप शुरू करें और विराम तक आने में जो पूरा पंक्ति है, यही तो एक चरण है। इसे कहेंगे एक चरण। एक चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण हो गए इस छंद में। ये दोहा छंद है। दोहा छंद की परिभाषा क्या होती है? जिन्हें पता हो कमेंट सेक्शन में लिखें, जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखें इसका। अगला है तुक। तुक भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। कथा है, यथा है, व्यथा है से, लेकिन फिर से बताऊंगा, रिवीजन हो जाएगा। चरण के अंत में, जब एक चरण समाप्त हो रहा हो, उसके अंत में समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया है, उदाहरण पढ़ते हैं। काम कुसुप धनुष सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजीव संसव अस जानी, भजन धनु सुजाम सुनु रानी। अब देखिए, जानी और रानी पढ़ने में एक जैसे शब्द लग रहे हैं। लीन्हे और कीन्हे पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं। तो इसी को अब जैसे यहां होय सोए, जासु तासु, या देखिए सोए होय हरो, ठीक है, सोए हो यहां पर आ रहा है, बिल्कुल। मेरी भव बाधा हरो नागा जातन की झाई पर श्याम हरो दुति होय। तो यहां पर ये दोहा है, इसके लिए अंत में चरण में आ रहा है, आपको तुक मिल रहा है। तो ये स्पष्ट हो गया। तुक बहुत सामान्य चीज है, जब आप कुछ पढ़ते हो तो आपको तुक नजर आता है। ठीक है। अब गण पर आ जाते हैं। लघु और गुरु के 3-3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब जैसे मैं आपको यहां लिख देता हूं, या माता राजभान सलगा, ठीक है, ये है यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण लगण गगण, ये जो सगण तक 8 हैं। अब देखिए, यगण में 3 वर्ण आएंगे, या माता, या माता,
मगड़ में आएंगे मातारा, ऐसे ही आएंगे। ये संस्कृत के छंद सारे इसी पंक्ति से निकलते हैं, तो ये संस्कृत में पढ़ने के लिए अनिवार्य है। आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, आप जानकारी के लिए बस इतना समझ लें कि ये होते हैं। तो हमने सारे अंग समझ लिए, एक बार फिर से हम अंग का रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले समझा वर्ण, ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण, आ ई उ ह्रस्व और बड़ा बड़ी बड़ी बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ अनुस्वार और विसर्ग दीर्घ में आते हैं। फिर मात्रा पढ़ी हमने, यति और विराम पढ़ा, चरण पढ़ा, तुक पढ़ा, गण पढ़ लिया। अब छंद के भेद समझ लेते हैं। देखिए छंद के 3 भेद होते हैं। छंद 3 प्रकार के हैं, वैसे तो छंद 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन नए लिखने वाले लोगों ने क्या किया कि छंद को 2 बना दिया, ठीक है, छंद को 3 बना दिया। एक मुक्त छंद भी प्रयोग कर दिया। मुक्त छंद में न तो वर्णों की गणना होती है और न ही मात्राओं की। ये एक अलग प्रकार का छंद है। जैसे मान लीजिए मुक्त छंद में आपको कविता लिखनी है, तो आप अपने घर से बाहर निकल जाइए, छत पे खड़े हो जाइए या तो जाके, और ऐसे आसमान की तरफ देखने लगिए। मतलब मैं सरल कविता लिखना बता रहा हूँ, आज आप कवि हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर कवि नहीं बनना है तो बहुत धैर्य से सुन के निकाल दीजिएगा कान से, नहीं तुरंत कवि बन जाएंगे। बहुत ताजा नुस्खा दे रहा हूँ, ऐसे ही आजकल कविताएं लिखी जा रही हैं। जाइए छत पे खड़े होइए, आसमान में देखिए कोई कबूतर उड़ रहा हो, कविता लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने देखा आसमान की ओर उड़ते हुए एक कबूतर को, वह अपनी कुछ आशाएं लिए गगन को चीरता हुआ दौड़ा जा रहा था। मैं नहीं जान पाया कि वह कहाँ जा रहा था। मैंने सोचा शायद उसकी जिंदगी में भी कुछ तैयारियां हों, शायद उसके ऊपर भी परिवार का दबाव हो, शायद वह भी अपने घर पर बैठ बिस्तर पर आराम करना चाहता हो, शायद वह भी शाम की चाय पीना चाहता हो। लेकिन एक मध्यवर्गीय परिवार के जिम्मेदार सदस्य की तरह वह इस समाज में अपने पंख को फड़फड़ाता हुआ कुछ आवश्यकताओं के लिए कमाने के लिए मजबूर है। एक कविता हो गई, इसको आप पेपर में छपवा सकते हैं, रिकॉर्ड करके वीडियो पॉज कीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्टेटस लगा दीजिएगा, किसी को भेज दीजिएगा। अभी अभी ताजा ताजा लिखा है, मैं अपना नाम भी नहीं लगाऊंगा इसमें, आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो मात्रिक, वर्णिक और मुक्त। अब मुक्त छंद तो मैंने आपको बता दिया, जहां कोई लय विराम तो मतलब ही नहीं है। मतलब जो लोग मुक्त छंद की कविता लिखते हैं ना, उनको कविता लिखना नहीं आता, लेकिन शौक है। जैसे होता नहीं है, कुछ लोग नाचना नहीं जानते लेकिन शौक है, मन करता है नाचने का, तो कुछ भी करने लगते हैं, हाथ वाथ इधर फेंकने लगेंगे। आप कहीं शादी वादी में डांस कर रहे हो तो आपके पैरों पे जूता मार देंगे, आपके मुंह पे मुक्का मार देंगे। उस टाइप वाले मुक्त छंद वाले होते हैं। बाकी जो 2 ऊपर के छंद हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण छंद हैं। मात्रिक छंद, इनको मात्राओं की गणना के आधार पर जांचा जाता है। मात्राओं की गणना, किसमें बराबर मात्राएं हैं, किसमें कम मात्राएं हैं, किसमें ज्यादा है। और दूसरा वर्णिक छंद, इनको वर्णों के आधार पर मापा जाता है। वर्णिक छंद हिंदी में कम है, मात्रिक छंद ज्यादा है। आप भी मात्रिक छंद ही पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये परिभाषाएं हैं, वही बात है। मात्रिक छंद, जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद होते हैं। इनमें मात्राओं की समानता एवं संख्या पर विचार किया जाता है, जैसे दोहा, चौपाई, स्वर का। वर्णिक छंद क्या है? जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है, वे वर्णिक छंद हैं। इनमें वर्णों की संख्या, क्रम और स्थान का नियम निश्चित होता है, जैसे इंद्र व्रजा, उपेंद्र व्रजा, हरिगीतिका, सवैया। मैंने आपको या माता राजभान सलगा बताया था, यगण में या माता, मगण में माता रा, तो वो गणों की व्यवस्था है, वो शब्दों मात्रा वर्णों की व्यवस्था है। उन्हीं वर्णों की व्यवस्थाओं में रखे जाने वाले छंद को वर्णिक छंद कहते हैं, ठीक है। अगला क्या है? मुक्त छंद। मैंने आपको मुक्त छंद बता ही दिया, जिन छंदों के चरणों में, वर्णों में, मात्राओं में किसी का भी ध्यान न रखा जाता हो। छंद बचा ही नहीं। लेकिन अब भाई शौक है कि चाचा हमारे विधायक हैं तो हम कविता लिखेंगे। अब कविता में हम मात्रा और वर्ण नहीं आता फिर भी लिखेंगे, तो क्या बनेगी कविता? मुक्त छंद की कविता बनेगी। कि रास्ते पर जाते हुए देखा मैंने एक गाड़ी दौड़ती हुई जा रही थी, अचानक से उसका पहिया गड्ढे में पड़ा और पानी उछला। मैंने देखा कि उस उछलते पानी में एक आकृति बनी। क्या थी वो आकृति? मैं पूछना चाहता हूं जनता से। खत्म कविता, हो गई कविता। डॉट 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 लगा दीजिए, डैश करके अपना नाम लिख दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए। ऐसे ही मुक्त छंद की कविताएं लिखी जा रही हैं। अब बताइए इनमें क्या है? न कोई विचार है, न कोई तर्क है। भाई तुम्हें बहुत दर्शन आता है, तुम्हें बहुत विचारशीलता आती है, तो कविता, कहानी लिख दो, उपन्यास लिख दो। तुम मात्रा और वर्णों के आधार पर बनाई जाने वाली रचनाओं को बिगाड़ रहे हो। लेकिन नहीं, तुम्हारे चाचा विधायक हैं तो लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब परीक्षा की दृष्टि से आपके पेपर में आपके पाठ में कौन से महत्वपूर्ण छंद हैं, कौन आने वाले हैं,
तो चौपाई आने वाला है, दोहा, सोरठा और कुंडलिया। ये 4 छंद आने वाले हैं। इन चारों छंदों को हम व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में आपकी परीक्षा के अनुसार मात्रा गणना और इस सब को बताते हुए बताऊंगा कैसे आप पहचानेंगे और उदाहरण लिखेंगे। चलिए, पहला है चौपाई छंद। यह एक सममात्रिक छंद है। अब मैंने आपको बताया सममात्रिक क्या होता है, अब आप एक बार इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण। इसके हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण के चौथे में मिलता है। तुक क्या है मैं बता दे रहा हूं आपको। यति हर एक चरण के, यति यानी विराम, हर एक चरण के अंत में मिलता है। ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि विराम हर एक चरण के अंत में मिलेगा। और तुक कहां मिलेगा? तुक पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे में मिलेगा। देख लीजिए, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हैं, तो समान मात्रा हुई ना, तो सम माने समान, मात्रिक माने मात्राएं, सममात्रिक छंद हो गया। चारों चरणों में समान मात्राएं तो सम मात्रा, सम मात्रिक हो गया, खत्म। यही तो समझना है। आप क्या लिखेंगे? एक सममात्रिक छंद है जिसके चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, खत्म। एक उदाहरण चेप देंगे, फेंक के मारेंगे। उदाहरण क्या मारेंगे? नपन केरी आशा निसिनासी, राजाओं की आशा समाप्त हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने। मानी अभिमानी, महिप यानी राजा, कुमुद सकुचाने, जैसे कुमुदनी सकुचा जाती है सूर्य के प्रकाश में, वैसे राम के उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, जैसे भगवान राम उदयाचल जब पर्वत जैसे मंच पर उदित हुए तो क्या हुआ? मानी महिब कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। जो कपटी भूप थे वह दिन के निकलने से जैसे उल्लू छिप जाता है, दिन में नहीं देखता, वैसे छिप गए। तो अब देखिए, नपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मात्रा गणना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लीजिए। अब हम कोई एक चरण इसमें से ले लेते हैं, क्योंकि चारों चरणों में समान मात्राएं हैं। कोई एक चरण लेकर के सारी मात्रा देख लेते हैं। अब जैसे वचन है, बा पर एक, चा पर एक, ना पर एक। देखिए, छोटा की मात्रा है ना, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा होगी, 2 लगाएंगे। एक एक एक, एक एक एक, एक एक। अब देखिए, यहां बड़ी की मात्रा है तो 2, ना पर एक, प्रकाशी में 1, का में 2, सा में 2। देख, ठीक है। अब गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं। स्पष्ट है, बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेके, पीडीएफ सेव करके, कुछ भी। हाँ, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आपको पता है ना, जय महादेव विद्याकुल टेस्ट वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिलती है, तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे इसको, आपको तब भी आपको ये फायदा करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सामान्य था, देखिए कितना सरल था। चौपाई छंद कितना सरल है। एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के बाद विराम आएगा। नृपन की रियासा निसिनासी, रुकेंगे आप। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, शुरू करेंगे। फिर मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूपुलूक लुकाने। एक लय है ना, और एक विराम भी है। समझ पा रहे होंगे आप, बहुत स्पष्ट मैंने बताया है, तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तुक कहां आ रहा है? तुक यहां, इसका तुक देखिए, 2 लाइन अगर मैं खींच दूं तो नासी का प्रकाशी से तुक है, सकुचाने का लुकाने से तुक है। तुक मतलब एक जैसे शब्द, वो तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, आपकी विद्वता पर तनिक भी संदेह नहीं है मुझे। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में पैदा हुए लड़कों को ना हिंदी घुट्टी में पिलाई जाती है। हमारे गांव में हमारे जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं, जब मुझे कभी अवधि के शब्द नहीं समझ में आते, मैं अवधि भाषी क्षेत्र से हूं और मैं अवधि पर बहुत विशेष मतलब रिसर्च कर रहा हूं। मुझे अवधि पर काफी अवधि बहुत इंटरेस्टिंग भाषा लगती है, क्योंकि मेरी मातृभाषा अवधि है। तो मैं चाहता हूं एक रिसर्च प्रॉपर किया जाए उसके व्याकरण का, उसके साहित्य का, और एक अच्छा रिसर्च पेपर संग्रहित किया जाए लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो उस पढ़ाई के दौरान जब मुझे अवधि के शब्दों को लेकर कोई समस्या होती है, तो मैं अपने दादा बाबा या गांव के सबसे बुजुर्ग दादी बाबा आजी के पास चला जाता हूं, और वो लोग इतना सुंदर तरीके से बताते हैं कि मुझे ये मतलब ये मानने के लिए मैं अपने आप को विवश कर देता हूं कि हाँ, हमारे समय में, हमारे पूर्वजों में शिक्षा का एक बहुत विस्तार रहा था। कभी आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, हिंदी पर वो ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन मैं जब अवधि के ज्ञान की बात उनसे करता हूँ, वो कविताएं जब अवधि की सुनाते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका कल्चर ज्यादा रिच था। हम अपनी भाषा से हट गए। हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? हमें तो ये बचपन में पढ़ लेना चाहिए था।
कबीर दास के दोहे मेरे गांव में मेरे उन चाचाओं को याद है जो मान लीजिए किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए। मेरे स्वयं के चाचा जी को याद है कबीर दास के कितने ज्यादा दोहे, जबकि वो हिंदी भाषा के ज्ञानी नहीं है, हिंदी साहित्य के ज्ञानी नहीं है। तो हमारे समाज में साहित्य हमेशा बहता रहता था, उसी बहने को तो उठाना है। आप सबके घर में अखंड रामायण का कॉन्टिन्यूअस पाठ होता होगा, कोई भी शुभ कार्य हो अखंड रामायण हो जाए। दोहा और चौपाई, अखंड रामायण में दोहा और चौपाई के अलावा है क्या? वहीं से तो सारा ज्ञान आ रहा है। एक बार ध्यान से आपने सोचा होता, आपका तैयार होता। नहीं सोचा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बता रहा हूं। दोहा छंद, परिभाषा और पहचान। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अब एक नया शब्द जुड़ गया, अर्ध सम्मात्रिक। ध्यान रखिएगा, वो सम्मात्रिक था, चारों चरणों में समान मात्राएं थी चौपाई में, अर्ध सम्मात्रिक है। इसमें भी 4 चरण हैं, इसके समचरणों अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, और विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। एक लाइन बना लेते हैं यहां पर, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। क्या कह रहा है? दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ये दूसरा है, यहाँ 11 मात्राएं, चौथा चरण यहाँ 11 मात्राएं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13, इसमें 13, इसमें 13। तो आप देखेंगे आधे में बराबर और आधे में बराबर। तो आधे में मतलब आधा मतलब अर्ध, अर्ध सम्मात्रिक। आधे के हिसाब से, आधे में एक जैसी मात्राएं, आधे में एक जैसी, तो अर्ध सम्मात्रिक हो गया। ठीक है। तुक कहां है? दूसरे चरण के की चौथे चरण से। दूसरा चरण जो है इसका, इससे तुक होगा। तुक इन दोनों में एक एक शब्द ऐसा मिलेगा जो ध्वनि में एक जैसा हो। और विराम कहां होगा? यदि कहां होगी? हर चरण के बाद, तो मैंने बताया ही है। तो आइए देखते हैं। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फरे। कारज धीरे होत है, काम हमेशा धीरे होता है। कारज मतलब काम, कारज अवधि का शब्द है। मुझे जब भी अवधि पढ़ाने का मौका मिलता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कारज धीरे होत है, होता है मतलब होता है। काहे होत अधीर, क्यों अधीर हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। समय पाए तरुअर फरे, जब समय आता है तब वृक्ष फलता है। तरुअर मतलब वृक्ष, फरे मतलब फल देता है। केतक सींचो नीर, केतक मतलब कितना भी, सींचो मतलब सींच डालो पानी से, नीर मतलब पानी से, कितना भी पानी से सींच डालो, जब समय आएगा तभी वृक्ष फल देगा। तो देखिए अधीर और नीर एक जैसे शब्द हैं, तो यहां पर तुक बन रहा है, तुक बन रहा है। और यति विराम कहां है? कारज धीरे होत है, यहां रुके। काहे होत अधीर, यहां रुके, मतलब हर चरण के बाद विराम है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं और पहले और तीसरे में 13-13 है। तो देखेंगे ना भाई, पहला यह है, इसमें 13 होनी चाहिए पहले में, इस वाले में 13 होनी चाहिए। गिन लेते हैं। कारज, का पर बड़ा की मात्रा 2 मात्राएं, र ज एक एक मात्रा, धीरे धा पर बड़ी की मात्रा 2 मात्राएं, रे ए की मात्रा 2 मात्राएं, हो ओ की मात्रा 2 मात्राएं, त ए की मात्रा, अ की मात्रा 1 मात्रा, है ऐ की मात्रा 2 मात्राएं। अब गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गई। पहले चरण में 13, तो तीसरे में भी 13 होंगी, इसमें भी 13 होंगी। अब इसमें जोड़ लेते हैं, इसमें दोनों में तो 11-11 होनी चाहिए। अब इसमें 11 आ जाए मतलब हमारा दोहा सही है, हमारा छंद सही है। काहे, का पर बड़ा की मात्रा 2, हे 2, हो 2, त 1, अ 1, छोटा है ना तो एक ही होगा भाई, 2 का कहां से हो गया। धी बड़ी 2, र 1, 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11। क्या बात है, दोहा इतना बढ़िया लिखा जाना चाहिए कि मात्रा सही हो। तो मात्रा निकालना भी सीख गए आप लोग। मात्रा वही वर्ण वाले माध्यम से, लघु और गुरु से निकलेगी। मैंने आपको लिख करके बता दिया मात्रा कैसे निकाली जाएगी। दोहा में गलती कभी ना हो। और इतना रामचरितमानस पढ़ा है, 10 दोहा याद करके जाओ परीक्षा में, काहे कम याद करोगे, जिंदगी भर रामचरितमानस पढ़े हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोरठा छंद क्या है? 2 छंद हो गया, चौपाई और दोहा। अगला है सोरठा। सोरठा कुछ नहीं है सिवाय दोहा के उल्टा के। दोहा छंद को उलट दो, सोरठा बन जाता है। यह भी अर्धसम्मात्रिक छंद होगा क्योंकि दोहा है। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। एक आदमी है, उस पैर के बल खड़ा, उसको उठा कर सर के बल खड़ा कर दो, सोरठा बन गया वो दोहा। उसका नाम दोहा रख दो, फिर उसको घुमा दो, फिर कह दो ये सोरठा हो तुम अब। ठीक है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहा के ठीक विपरीत सोरठा के सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे में 13-13 और विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11। अब देखो इस चीज को समझो, 4 चरण हो गए, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा। अब मैंने आपको बताया उल्टा होता है। आइए एक चीज देख लें पहले, तब उल्टा समझ पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले और तीसरे में 13-13 है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले और तीसरे में 13-13 है। अब यहां देखिए, यहां पहले और तीसरे में क्या हो जाएंगी, 11-11। और वहां दूसरे चौथे में 13-13 थी, 11-11 थी, यहां 13-13 हो जाएंगी। यही तो लिखा है, दूसरे और चौथे में 13-13, पहले और तीसरे में 11-11। यही तो उलट गया ना पूरा। इसको अगर इधर कर दो तो ये दोहा बन जाएगा। आइए देखते हैं, जय ही सुमिरन। अब देखिए, तो तुक भी बदलेगा। तुक कहां जाएगा, अब पहले तुक यहां था, इस बार भी तुक यहीं आएगा। होय सोय बदन सदन, ठीक है, तुक वहीं आएगा। और विराम कहां आएगा, विराम हर चरण के बाद आएगा। जैसे जेहि सुमिरन सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये हो गया सोरठ। मात्रा गिने बिना कैसे मान लेंगे सोरठा है, मानेंगे ही नहीं। आओ काम शुरू करते हैं। पहले में 11 है, गिन लो भाई। छोटी की मात्रा है सब जगह, एक एक। सुमिरन पे छोटाऊ की मात्रा है एक, मिरन पे फिर बड़ी छोटी की मात्रा, छोटा छोटी छोटाऊ एक मात्रा, सब जगह एक, सब जगह एक। यहां हो है 2, फिर एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गिन लेना, गिन लो बैठ के, गिना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 और 1 11। कंफर्म। अब इसमें भी 11 होंगी, इसका 13। अगर इसका 13 आ जाए, मतलब समझ लो कि हमारा दोहा सही है, हमारा सोरठा सही है और हम पढ़ा भी सही रहे हैं। ठीक है, ये सबूत है। जब व्याकरण, देखो व्याकरण गणित से ज्यादा 2-2 4 वाला चीज होता है। व्याकरण एक बार जो चीज दिमाग में बैठ गई वही रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, गण में एक, ग न, नायक में ना बड़ा है, य क री पे छोटी की मात्रा है, एक ही लगेगा, 12 1 2 3। अब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैं जो कह दूं वो गलत कैसे हो सकता है, हम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। सोरठा छंद की परिभाषा हो गई, पहचान भी आपने जान ली। 2-2 सोरठा के छंद याद कर लेना भाई, बहुत सरल है। रामचरितमानस में सब कुछ है, कहीं बाहर कुछ नहीं। रामचरितमानस अखंड पढ़ने जाओ, किसी के यहाँ हो रहा हो, कॉपी लेके जाओ, 4 दोहा 4 चौपाई लिख के चले आओ, कदम कहानी 2 सोरठा लिख लाओ, हो गया। तो हमने पढ़ लिया दोहा चौपाई सोरठा। हमारा एक लास्ट बचता है कुंडलिया। क्या है कुंडलिया, कुंडलिया को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं। इसमें विराम कहां होता है, 11 पर और 13 पर। उसके पहले मैं इस परिभाषा पर जाऊं, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी परीक्षा में कोई लंबी लाइन मिल जाए, कुंडलिया लगा दो जिसका चरण लंबा हो। क्योंकि हमने देखा चौपाई का चरण छोटा है, दोहे का एक चरण छोटा है। चौपाई के एक चरण में 16 मात्रा है, दोहे के एक चरण में, पहले चरण में 13 है, दूसरे में 11 है। सोरठा के पहले चरण में 11 है, दूसरे में 13 है। इसके एक चरण में 24 मात्रा है, तो इसका चरण बड़ा होगा ना, तो पहले से ही पता हो जाएगा। लेकिन यह कहता है कि 4 चरण हैं, पहले 11 मात्रा पर विराम होगा, फिर 13 पर विराम होगा, फिर 11 पर, फिर 13 पर, और ये 11-13 जुड़ करके 24 मात्राओं का एक चरण बनेगा। देख लेते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल सारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। आइए मात्रा देखते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट सुंदर है, 2 2 1 1 1 1 2 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यहां तक हो गई। नीलांबर परिधान, रुकेंगे, हरित पट सुंदर है, 1 1 1 1 1 1 1, सुंदर पे 1 1, यहाँ 2 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11, और सुंदर पे अंक की बिंदी और छोटा ऊ है तो 2 मात्राएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। तो पहले में यहां तक 11 और यहां तक 13, तो ठीक है, कंफर्म हो गया कि
11 और 13 पर यदि हो गया, अब दोनों को जोड़ लें तो ये हो गया 24 मात्राएं। 11 + 13 कितना होता है? 24। तो ये आपके 4 चरण है कुंडलिया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए बहुत आराम से। यही होता है कि अगर व्यवस्थित तरीके से चीजों को समझा जाए तो बहुत कठिन नहीं है चीजें। 2 2 4 का फॉर्मूला है, सारी चीजें व्यवस्थित रूप से आपके पास हैं। और ये क्लास तो हो गई, इस क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण था वो तो पढ़ लिया, लेकिन अब इस क्लास के नोट्स कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो उसका भी रास्ता मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये तो रोला था, रोला को मैंने आपको कुंडलिया बता दिया। ये रोला है, ये रोला छंद है। ठीक है, ये रोला है। अब मैं आपको कुंडलिया बताऊंगा। रोला में 11 और 13 के विराम के साथ 24 मात्राएं होती हैं, इसे रोला छंद आप कहेंगे। कुंडलिया अब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। मैंने आपको जो बड़े की बात बताई थी कि बड़ा पंक्ति मिल जाए तो आपको कुंडलिया लगा देना है, वो यही है बड़ी बड़ी पंक्ति। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2 चरण दोहे का है और उसके बाद 4 चरण लोला का है। इसमें भी सब में 24 मात्राएं हैं। अब मैंने रोला में भी 24 मात्राएं थी, तो मैंने वहां भी बताया कि 24 मात्राओं का एक चरण है, तो वहां और कुंडलिया भी 24 मात्राओं का एक चरण है, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब क्योंकि रोला आपके सिलेबस में नहीं है, केवल चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया है, तो इसलिए कुंडलिया आप पढ़ेंगे। जैसे घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, बाहर का बक हंस है, हंस घरेलू गिद्ध। इसको दोनों को पढ़ने में आपको दोहा का फील आएगा। ठीक है, हंस घरेलू गिद्ध उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई समादर व्याता सोई। चित्त वृत्ति यह दूर कभी ना किसी की होगी, बाहर की धक्के खाएगा घर का जोगी। जहां से लाइन शुरू होती है वहीं से कुंडलिया में लाइन समाप्त होती है। तो कुंडलिया में 24 मात्राएं, अब जैसे दोहा है तो ये 13, ये 11, दोनों मिलाकर 24 होंगी। यहां भी यही 13 11 24, तो सारे चरणों में इसकी 24 मात्राएं। तो जब भी आपके पास कोई लंबा चरण आए जो 24 मात्राओं का छंद हो, तो आप उसको क्या समझेंगे? उसको कुंडलिया समझेंगे। रोला आपके सिलेबस में नहीं आएगा, वैसे रोला और कुंडलिया के छंद के चरण समान है, तो उनमें 24 मात्राएं आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके छंद हो गए जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इनका नोट्स, जो कि पढ़ाई तो हो गई, दिमाग में रहे कि न रहे, तो उसके लिए नोट सेव करना बहुत जरूरी है। जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट वाले ग्रुप पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जब आप क्लास देख रहे हैं तो इसका अगले दिन आपका टेस्ट होगा, जो कि इसी क्लास से टेस्ट होगा, यानी जो आपने पढ़ा है उसी से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप विजेता बन सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, गांव में हल्ला मचा देना, टेस्ट जीत गया हूं। तो मेहनत करके देखो, आपकी परीक्षा के ये जो प्रश्न थे, ये जो परेशानी थी, ये आज समाप्त हो गई। इस परेशानी के बाद में अब दूसरी परेशानी के लिए लड़ना है, जो नया टॉपिक है हमारा, यानी काव्य सौंदर्य का ही अगलांग रस, उसको हम पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और ऐसे ही टेस्ट के माध्यम से हम करते रहेंगे अपनी तैयारी। तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को भेजें जिनके लिए हिंदी कभी टफ रही हो। अब बनाना है इसे आसान। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।